Hello students, myself Professor Dinesh Amble, and today we are doing JEE Main 2024 paper solution 27 Jan morning shift. So let's focus on the first question. The first question is from magnetic effect of electric current chapter. Now let's see what is the question. Two infinitely long current carrying wires carrying current I in opposite direction as shown below. Find the magnetic field in SI unit at point P. This is a diagram given to us and these are the options: 7 mu I upon pi, 10 mu I upon pi, 5 mu pi upon pi, mu naught I upon pi. तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है वो ज़रा देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. कंसेप्ट क्या है देखो इसके अंदर. कंसेप्ट जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है क्वेश्चन में वो अगर हम लोग को पहले से पता हो तो क्वेश्चन सॉल्विंग इजी हो जाती है. तो जब भी एक कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हम लोग इसको ऐसे डॉट 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 से दिखा रहे हैं और वो आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है. तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे अगर मैं कोई एक पी पॉइंट ले लूँ तो इस पी पॉइंट के पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है. तो उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर एंड R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज R. अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की भी बात होनी चाहिए. सो मैग्नेटिक एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो हम लोग को राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा. ना हाउ टू यूज राइट हैंड रूल. यूज राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल के लिए क्या करना है, देखो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखिए. तो करंट इज गोइंग अपवर्ड्स सो थंब इज अपवर्ड्स. कर्ल फिंगर देखो, कर्ल फिंगर इज गोइंग इनसाइड. कर्ल फिंगर यहाँ पे अंदर जा रहे हैं. अंदर जा रहे का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे परपेंडिकुलरली इनसाइड है, तो इनसाइड को हम लोग ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन डायरेक्शन देखो, यू हैव टू यूज राइट हैंड. करंट ऊपर जा रहा है तो थंब करंट के डायरेक्शन में, कर्ल फिंगर्स अंदर जा रहे हैं सो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर होगा. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व एक्चुअल क्वेश्चन. एक्चुअल क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. तो अगर हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने जाए, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है जिससे आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है. अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो बोला है कैरिंग सेम करंट आई, तो इससे भी करंट आई जा रहा है और ये दूसरा कंडक्टर है, इससे भी करंट आई जा रहा था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था. और एक पॉइंट है जो मिडल पे था जिसका इस कंडक्टर से डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर और जिसका इस कंडक्टर से डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर. तो ये दोनों कंडक्टर का मिड पॉइंट हो गया. तो यहाँ पे हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितने कंडक्टर्स बना रहे, 2 कंडक्टर्स बना रहे. एक ये कंडक्टर बना रहा था, एक ये कंडक्टर बना रहा है. जस्ट नाउ अभी हम लोग ने कंसेप्ट में देखा कि किसी भी कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है. सो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन में देखो यहाँ पे आपका करंट ऊपर जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर जा रहा है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है. और द सेम लाइन जो सेकंड कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर की वजह से करंट नीचे जा रहा है तो इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड. कर्ल फिंगर्स आर गोइंग इनसाइड, तो इसके वजह से भी अंदर, इसके वजह से भी अंदर है. तो दोनों कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दैट इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स. और हमने वेक्टर में पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट नॉर्मल एडिशन हो जाता है. तो सबसे पहले पहले कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था, म्यू नॉट पहले कंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ये फॉर्मूला है. आर क्या है, पॉइंट का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है. बट अगर क्वेश्चन को आप ठीक से एक बार वापस देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई यूनिट. सेंटीमीटर कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, तो हम लोग उसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये हमारा आर हो गया. अब इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे.
सो 10 टू द पावर -2 मतलब कितना हो गया, 10 टू द पावर -1 मीटर, एंड 10 टू द पावर -1 इज नथिंग बट 1/10 मीटर। 10 टू द पावर -1 को 0.1 लिख सकते हैं हम लोग, पर थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना होता है। एंट्रेंस में आपको थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना होता है, जेई में आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कम टाइम पे आप लोग आंसर जल्दी निकाल सकते हो। तो देखने का नजरिया चेंज करो, मैंने 0.1 को 1/10 लिख दिया। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू डालो, b1 इज इक्वल, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया है, कहाँ डायरेक्शन है, परपेंडिकुलरली इनसाइड। सो μ0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, r का वैल्यू कितना आया था अभी हमारा 1/10, सो 2 5 10, 1/5, तो 5 विल गो अप, 5 विल अप जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां से आपका b1 कैलकुलेट करके कितना आएगा 5 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया हमारा b1 का वैल्यू। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो सेकेंड कंडक्टर जो है उससे भी करंट कितना कैरी हो रहा है I, उसका भी डिस्टेंस कितना है 10, तो सब कुछ तो सेम है। अगर सब कुछ सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी तो सेम होगा, तो जितना b1 का वैल्यू आया है b2 का भी वैल्यू वही आएगा, तो ऑन द सेम लाइन वो आएगा 5 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई। और अभी भी देखा था कि उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही है, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनवर्स। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड तो कैलकुलेट किया, बट हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमारा क्या डिस्कशन हुआ था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा। क्यों हमने सम किया, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मतलब सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, पैरेलल है, और दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो उसको नॉर्मली ऐड कर देते हैं। सो b1 कितना है 5 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई, b2 कितना है 5 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना निकल के आ गया 5 + 5 10 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई। तो ये रहा मेरा आंसर 10 μ0 I डिवाइडेड बाय पाई, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, सो विल अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन और देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन क्वेश्चन में था या नहीं था। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। ओके, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, ऐसा यूनिट में आंसर निकालना था, यही वही डायग्राम है, और हमारा आंसर कितना आ गया था 10 μ0 I डिवाइड बाय पाई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी जोश से हम लोग क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी की कुछ बात चल रही है, मोमेंटम वगैरह की कुछ बात चल रही है, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का होगा, सही पहचाना आपने, वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर का ये क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। Two masses m1 4 ग्राम m2 25 ग्राम आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। दो मासेस है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, सेम है। दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी सेम है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो, सेम काइनेटिक एनर्जी, और रेशियो किसका पूछा है, लीनियर मोमेंटम का। मास दिया है 4 ग्राम 25 ग्राम और हमें लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है। ठीक है, सबसे पहले सवाल सॉल्व करने से पहले सेम काम करते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या कंसेप्ट लगेगा। तो मोमेंटम की बात चल रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग। पहला मास कितना है देखो 4 ग्राम, दूसरा मास है 25 ग्राम, मोमेंटम का रेशियो चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे सवाल को अटैक करें। कंसेप्ट के पास जाते, सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंसेप्ट यूज होगा। देखो, कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले अगर उसका कंसेप्ट क्लियर हो तो सवाल सॉल्विंग इजी हो जाता है। हमारा कंसेप्ट क्या होगा यूज सवाल में, कंसेप्ट ये यूज होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ mv², राइट स्टूडेंट्स, यस। अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास, ऊपर और नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। सो mv² इंटू m डिवाइडेड बाय m, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू m, m² v² बाय m।
सो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एम वी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, एंड मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो यहां से आपका काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन निकल के आ गया p स्क्वायर बाय 2m। तो ये है हमारा कोर फॉर्मूला जो इस सब में यूज होगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में पहला मास कितना बोला था, 4 ग्राम बोला था। सेकेंड मास कितना बोला था, 25 ग्राम बोला था। और हमें लीनियर मोमेंटम का रेशियो चाहिए था और काइनेटिक एनर्जी सेम बोला था। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड मास इक्वल है, मोमेंटम का रेशियो पूछा था, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला बॉडी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पहला बॉडी इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी को क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइड बाय 2 इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी। आप सवाल के रिक्वायरमेंट को समझो, सवाल में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो इक्वेट करो दोनों को। सो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। 2 and 2 कैंसिल आउट, ओके, 2 and 2 कैंसिल आउट। तो यहां से आपका P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। बट यहाँ पे स्क्वायर है, हमें सिर्फ मोमेंटम का रेशियो चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा। तो रूट लेंगे तो क्या आएगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2। सो अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 m2, m1 m2 4 and 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 25। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल, व्हाट इज रूट 4, 2, रूट 25, 5। तो मेरा आंसर आ गया 2 अपॉन 5। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मोमेंटम का रेशियो जो है वो आया 2 अपॉन 5। सो देखते हैं क्वेश्चन में, पीछे जाते हैं, पीछे जाके देखते हैं कि क्या यही आंसर है। सवाल को पीछे देखो वापिस, आप भी देखो, 2 by 5, यस, बी ऑप्शन 2 by 5। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 अपॉन 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, और चार्ज, जब भी चार्ज आप सुनते हो तो फिजिक्स में जब चार्ज सुनते हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डेफिनेटली क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, पेन सिलेक्ट करते हैं पहले, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है हमें, देखते हैं क्या दिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, ये चार्ज दिया है, इस प्लेस ओरिजिन, चार्ज कहां रखा है, ओरिजिन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। 2 पॉइंट्स A एंड B जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, सो एंड सो, ये √3i कैप, √3j कैप, इसका दिया है √6j कैप मीटर रिस्पेक्टिवली। और हमें बोला है कि उन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए क्या होगा। ओके, सो देखते हैं कैसे का सवाल को सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। देखो कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एंड देन फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं एज यूजुअल। कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, सवाल सॉल्विंग समझ में आ जाती है कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है सवाल को। ओके, सो कंसेप्ट इन्वॉल्विंग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, अच्छा प्रोग्रेस है। ओके, सो चलो बाजू हो जाओ। कंसेप्ट क्या है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सवाल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख देता हूँ। ओके, कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज Q है, तो इस पॉइंट चार्ज के वजह से R दूरी पे P पॉइंट के पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का सिंबल V होता है, वो होता है KQ अपॉन R। ये है कंसेप्ट, ये है फॉर्मूला टू बी यूज इन द गिवन क्वेश्चन। KQ अपॉन R, Q क्या है, चार्ज, R क्या है उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस।
हमारे गिवन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहला एक तो चार्ज आपका यहाँ पे रखा है ओरिजिन पे, बराबर है, जो भी उसका वैल्यू है। एक पॉइंट कहाँ पे रखा है, √3i कैप √3j कैप। तो यहाँ से √3i कैप, यहाँ से √3j कैप, मतलब मान लो समवेयर डाउन यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो गए √3 और एक था √3j कैप। सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट था √6j कैप। मान लो √6j कैप इधर है, मतलब ये हो गया j कैप है तो ये उसका y कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल को v1 बोलो, इस पॉइंट के पोटेंशियल को v2 बोलो और इनके बीच में का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। नो प्रॉब्लम। ये ओरिजिन है 0,0। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, √3। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,√6। तो अगर आप इस पॉइंट का यहां से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तुम अगर इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और इस पॉइंट का अगर यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो वो दोनों डिस्टेंसेस आएंगे सेम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप मैथ्स का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेन यू कैलकुलेट यू विल ऑब्जर्व बोथ द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी सेम। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जरा ठीक से देखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। अरे इसके लिए चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है R। इसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R। इसके लिए चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है, इसके लिए भी R है। अरे इसका मतलब दोनों के लिए Q भी सेम है, R भी सेम है। अगर Q और R सेम है, K तो कांस्टेंट होता है, 9 × 10⁻⁹ कांस्टेंट होता है, Q और R सेम है। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, मतलब v1 - v2 करेंगे, तो दोनों वैल्यू सेम है, ये भी KQ/R, ये भी KQ/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों पॉइंट का सेंटर से दूरी R और R ही है। ये आप मैथ्स का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा कैलकुलेट करेगा नहीं, कोऑर्डिनेट से मेकआउट कर सकता है। ओके, तो यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है, तो अपना आंसर 0 आया है। तो पीछे जाते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन था भी या नहीं। आप देख सकते हो कि ए ऑप्शन 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so let's move for the next question. Okay, so let's see कि next question हमारे लिए क्या चैलेंज लेके आया है। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। A body of mass 1000 kg is moving horizontally. A body of mass 1000 kg is moving horizontally with the velocity 6 meter per second. Another body of mass 200 kg is added gently. Then what will be the new velocity? तो जब भी आप याद रखो स्टूडेंट्स कि एक बॉडी मूव हो रही है, उसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी रख दी है, स्लोली रख दी है, तो हमेशा ऐसे प्रकार के सवाल जब आएंगे तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आना मांगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ऐसे प्रकार के सवाल हमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन सॉल्व करते हैं। लीनियर मोमेंटम कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, सेंटर ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का हो गया, आइडेंटिफाई हो गया कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की अगर हम लोग एनालिसिस करें तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सेंटर ऑफ मास चैप्टर का है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन चालू करेंगे सॉल्व करने को, तो आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर का है। कंसेप्ट क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या कंसेप्ट है, देखो न्यूटन के सेकंड लॉ के कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं, जगह है तो कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो dp/dt होता है, बराबर है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसको 0 कर दिया, तो 0 × dt इज dp। तो यहाँ पे क्या आएगा, dp = 0। dp = 0 का मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम = 0। अरे मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल है। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। अगर मान लो सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज हैं, फॉर्मूला क्या यूज होगा क्वेश्चन में देख लेते हैं।
जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है m1 मास की, v1 से भाग रही है, ये दूसरी बॉडी m2 मास की u2 से भाग रही है। आफ्टर कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद यहाँ पे मान लो दोनों का कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद पहली बॉडी v1 से भागेगी, दूसरी बॉडी v2 से भागेगी। तो जब कोलिजन होता है तो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो होता नहीं है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसा इक्वेशन लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये है आपके मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन, जिसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे। सो दिस इज द चैप्टर एंड द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। ओके, नाउ विल मूव ऑन फॉर द एक्चुअल सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा देख लेते हैं कि एक 1000 kg की बॉडी है, मूव हो रही है, और दूसरी बॉडी रखने वाले हम लोग बाद में, मतलब वो तो है ही नहीं पिक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं, बॉडी कितनी की है, 1000 kg की बॉडी है, कितने वेलोसिटी से भाग रही है, 6 से भाग रही है, दूसरी बॉडी तो अभी है ही नहीं तो 0 आएगी। फाइनली क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी, दोनों बॉडी की कॉमन वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ऐड किया तो दोनों एक ही बॉडी हो गया। तो फाइनली दोनों का v1 v2 सेम ही होगा। पहला बॉडी का मास कितना है 1000, उसका वेलोसिटी v मानो, दूसरे बॉडी का मास 200 है, उसका वेलोसिटी v मानो। तो यहां से कितना आएगा 1200 इंटू v, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके बॉडी का मास वेलोसिटी, ये आएगा आपका 6000। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 12 5 60, तो v निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और ये रहा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए जल्दी जल्दी, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चैप्टर आता है, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर, रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चैप्टर, तो हमारा केस स्टेप 1 था कि पहचानो कि चैप्टर कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। तो जैसे ही आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब सिंबल हमारा आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल क्या होता है, आई। तो ये क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन हमारा रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर। ठीक है सर कंसेप्ट बता दो, पहले बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। सवाल सॉल्विंग तो बाद में देख लेते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी हमारे लिए। जगह क्या है, कंसेप्ट क्या है, देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, देखो जब भी ऐसे मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग शॉर्टकट में AOR बोल देते हैं। AOR का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और मान लो कि इसके आसपास एक मास है m1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते वक्त वी ऑलवेज गो फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 मास है, उसका दूरी परपेंडिकुलर r2 है, ये मान लो कोई m3 मास है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई r3 है। तो अगर मान लो ये पूरी सिस्टम की एक्सिस ऑफ रोटेशन के दौरान घूम रही है, कुछ ओमेगा से घूम रही है या व्हाटएवर कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकलते हैं, रोटेटिंग बॉडीज का। तो ये सब मासेस जब इस एक्सिस के दौरान घूमते हैं तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एक पार्टिकल का मास इंटू आर स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का मास इंटू r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का मास इंटू r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने भी मासेस है सबको आप ऐड करो। सो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। एंड माइंड यू ये r जो होता है ये आपका AOR से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद रखना। तो ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अभी सवाल सॉल्विंग में जाते हैं, देखते हैं हमारा सवाल वापस क्या था। क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन में देखो हम लोग को 4 मासेस दिए थे, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, स्क्वायर है 2 मीटर हर एक उसकी साइड है। ओके, ये हमारा AOR है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, यहां पे ही सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो ये मास और ये मास बच्चे लोग, अरे एक्सिस के ऊपर ही तो है। तो अगर ये मास एक्सिस के ऊपर है
तो उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते समय इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको और इसको लेंगे। हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। चलो कैसे निकालेंगे, आप इसके लिए एक लाइन बना दो, ऐसे लाइन बना दो, एक लाइन बना दो। मैंने क्या किया, दिख नहीं रहा वहां पे, तो देखो एक स्क्वायर था, बराबर है। अगर स्क्वायर की हर एक साइड एल और एल और एल है, तो ये जो डायगोनल है इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, √2l। अगर ये सेंटर है तो इसका आधा कितना होगा, l/√2, और ये कितना होगा, l/√2, और ये l/√2 ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये l/√2 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे 1 kg मास है, यहाँ पे 1 kg मास है, ये मास और ये मास ले ही नहीं रहे क्योंकि वो खुद एक्सिस पे, बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल एक्सिस है, मान लो ये हमारा एक्चुअल एक्सिस है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के पास निकाल रहे हैं। तो इस मास का l/l कितना है, 2, तो 2/√2। तो I इक्वल क्या लिखेंगे, m1r1² प्लस m2r2²। ना यार, इस दोनों को तो ले ही नहीं रहे क्योंकि वो मासेस एक्सिस पे तो है। ये मास कितना है, ये मास है 1, एक्सिस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/√2, l कितना है 2, तो 2/√2। अरे 2/√2 कितना होता है बच्चों, √2 होता है ना, तो डाल दीजिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर प्लस ये मास कितना है 1 इंटू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 इंटू 1 इज 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 + 2 4 kg/m² इज द आंसर। क्या कोई, अरे यार ये देखो सी ऑप्शन 4 kg/m² इज द आंसर। तो क्या हमने लॉजिक लगाया, आपको समझ में आया? ओके बच्चों, ये मास और ये मास खुद एक्सिस पे तो लिया नहीं, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला l/√2, इस मास का परपेंडिकुलर l/√2, l2 दिया था, 2/√2 √2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया दोनों का। इस तीसरे इसको तो लिया ही नहीं क्योंकि इसका डिस्टेंस वो 0 ही है, तो इसको लिया ही नहीं हमने, तो 0 + 0 + लेंगे ही नहीं। आंसर इज 4, राइट? सो वी आर गेटिंग सी एज द आंसर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉड ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस वगैरह की बात चल रही है, रेजिस्टेंस वगैरह की बात चल रही है, रेजिस्टेंस की बात चलती है तो सवाल आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, सवाल आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, तो सवाल में क्या बोला है देखते हैं जरा, फिर कंसेप्ट भी देख लेते हैं, कंसेप्ट भी देख लेते हैं, सवाल भी देख लेते हैं। सवाल में हमें ये बोला है, रॉड ऑफ लेंथ L R is cut into 2 equal parts, these parts are connected parallel, then new resistance will be। कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। कंसेप्ट के बिना फिजिक्स अधूरा है, कंसेप्ट के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। बच्चों कोई भी कंडक्टर होता है, मान लो ये कोई भी कंडक्टर है, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग A से दिखाते हैं, लेंथ को L से दिखाते हैं, वो मटेरियल जो है वो रो से दिखाते हैं। ये रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो मटेरियल पे डिपेंड होता है। मटेरियल चेंज करेंगे तो रे चेंज होता है। ओके, तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है ρL/A। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। सवाल सॉल्विंग के हमें ये फॉर्मूला लगेगा। एंड सेकेंड चीज क्या लगेगी, देखो जब भी दो कंडक्टर्स, जब भी दो रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, मान लो ये R1 है या R2 है, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन, मतलब R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ओके, ये शॉर्टकट है। और उसमें भी अगर दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल है वो इक्वल है, तो जब आप डालोगे वैल्यू R × R डिवाइडेड बाय R + R, सो दिस कम्स आउट टू बी R/2। तो आपने क्या सीखा, दो चीज सीखी। एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A है, और जब भी दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस इक्वल वैल्यू का हाफ, आधा होता है। ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। अब सवाल सॉल्विंग करते हैं। ओके, सवाल में क्या बोला, देखो एक कंडक्टर है, उसको दो पार्ट्स में कट किया है, दो पार्ट्स में कट किया है, और वो दो पार्ट पैरेलल लगा है, तो फिर इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है देखते हैं। ओके, तो यहां पे ये देख लेते ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे। इसके दो टुकड़े किए। अरे जब कंडक्टर के दो टुकड़े करेंगे तो एरिया थोड़ी ना चेंज होता है, एरिया तो वही रहेगा। अगर कंडक्टर एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का ही तो रहेगा,
थोड़ी स्टील और कॉपर का बन जाएगा। तो वर्टिकली आप जब ट्रांसफर सेक्शन करते हो तो लेंथ आधा होगा मटेरियल और एरिया चेंज नहीं होगा। तो पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर R था, हमने क्या कंसेप्ट सीखा, R इक्वल टू रो एल बाय ए। अरे रो और ए तो फिक्स है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। तो लेंथ आधा किया तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस R/2 होगा और ये वाला रेजिस्टेंस भी R/2 ही होगा। ये भी R/2 होगा और ये भी R/2 होगा। और उन्होंने क्या बोला, यही दो पैरेलल में कनेक्ट किया। तो दो R/2 के रेजिस्टेंसेस अगर आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ये R/2 और ये R/2, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी भी सीखा था कि दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ होता है, मतलब जो कॉमन वैल्यू उसका हाफ। कॉमन वैल्यू कितना है, R/2। सो R/2 का आधा कितना हो गया, R/4। तो R/4 इज द आंसर। तो C इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay students, so let's move for the next question. What is next question is saying? A particle is performing SHM, simple harmonic motion. क्वेश्चन में ही आता है कि चैप्टर कौन सा यूज होने वाला है। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM। SHM का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर SHM चैप्टर से है। SHM ऑसिलेशन बोलते हैं। इज सच दैट इट्स एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। हमें एम्पलीट्यूड दिया है, कैपिटल A दिया है 4 सेंटीमीटर। स्पीड एट मीन पोजीशन, पार्टिकल स्पीड एट मीन पोजीशन। कंसेप्ट अगर आपने सीखा होगा तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, विमैक्स होती है। तो मीन पोजीशन की वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, जहां पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ओके, कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के अंदर, एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग के पास आ जाते हैं। देखो सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या इन्वॉल्व है कंसेप्ट। सवाल तो SHM का है, ये तो देख लिया। जब भी कोई ऑसिलेशन की मोशन होती है, SM की मोशन होती है, तो बीच में होता है मीन पोजीशन, ये होगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन और ये होगा आपका एक्सट्रीम पोजीशन। तो वेलोसिटी की जहां तक बात है, क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी की डिस्कशन हो रहा है, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, SHM मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट SM में मीन से चालू करते हैं, मीन पे 0 होता है, एक्सट्रीम पे आपका XA होगा। तो मीन पोजीशन पे आप x को 0 डालोगे तो यहाँ से आपका v निकल के आएगा, यहाँ पे 0 डालोगे तो ये निकल के आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो 0 स्क्वायर तो चला गया, तो ये आएगा a ओमेगा। और मैंने अभी भी बताया था कि जो मीन पोजीशन की जो वेलोसिटी होती है वो आपकी a ओमेगा होती है, मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज a ओमेगा। ओके, तो कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, एक तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपको चाहिए और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको चाहिए। ओके, तो मीन पोजीशन की वेलोसिटी विमैक्स होती है, a ओमेगा फॉर्मूला। और जनरल SHM के मोशन में किसी भी मीन पोजीशन से x दूरी पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग वापस सवाल के पास जाते हैं, सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखो सवाल में बोला है पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है, उसका एम्पलीट्यूड 5 है। सो एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 4, एम्पलीट्यूड हमें 4 दिया गया है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन इज 10, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी दिया है, मतलब Vmax दिया है। तो Vmax क्या होता है बच्चों, a ओमेगा। Vmax कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना दिया, 4, पर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो बात नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। सो एम्पलीट्यूड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू ओमेगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 10 नीचे आएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 नीचे आएगा, इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आ गया, 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा। सो अगर ये 100 बन गया, ओके, तो ये 100 बन गया, तो ये मेरा लगभग निकल के आएगा 250 रेडियन पर सेकेंड, 250 रेडियन पर सेकेंड। ओके,
सो वेट, हम लोग को एम्पलीट्यूड 4 मीटर में ही दिया है, तो कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड हम लोग को मीटर में ही दिया है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, विल नॉट डू द कन्वर्जन्स बिकॉज एम्पलीट्यूड इज गिवन इन मीटर इटसेल्फ, नो प्रॉब्लम। तो एम्पलीट्यूड 4 मीटर दिया है, Vmax हमें दिया है 10, तो Vmax का फॉर्मूला है ए ओमेगा, Vmax डालो 10, ए डालो 4, यहाँ से ओमेगा, सो ओमेगा कितना निकल के आ गया 10 डिवाइडेड बाई 4 विच कम्स आउट बी 5/2 रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा निकल के आ गया 5/2, बट हमें ओमेगा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन जहां पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें x कैलकुलेट करना है जहां पे वेलोसिटी 5 है, तो v का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v कितना दिया है 5, ओमेगा हमारा ऑलरेडी आ गया है 5/2, रूट ऑफ a कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 कैंसिल, 2 यहाँ पे आएगा, सो 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16 माइनस 4 इज 12, तो रूट लेंगे, रूट 12 कितना आ जाएगा, 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट का 4 2, सो 2 रूट 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 2 रूट 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये रहा कंसेप्ट एंड सवाल का सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस वगैरह दिखाया है, कैपेसिटर दिखाया है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछा है, कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व होगा देखो। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है, कंसेप्ट क्या यूज होगा सबसे पहले देखो क्वेश्चन में, कि जब भी कोई कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो होता है C into V, where V is the potential difference across the conductor। तो अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो V कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो V कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मेन ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है। अभी हम लोग वापस हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या डेटा हमें दिया है। डायग्राम को अगर हम लोग, कैपेसिटर फिलहाल हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे बिकॉज हम लोगों को सर्किट को अच्छे से बनाना है। तो ये देखो, ये आपको 10 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, 3 और 4, ऊपर 3 और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 का, ये 4 का, ये 1 और 2 का, तो यहाँ पे दिखा दीजिए 1 और यहाँ पे दिखा दीजिए 2, तो 1 और 2, और ये वाला पॉइंट आपका B है, ये वाला पॉइंट आपका A है। तो अगर हम लोग इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, और ये माइक्रो फैराड में दिया है, ऑप्शन में माइक्रो में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कितने वोल्ट का बैटरी 10। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 4 और 3 7, और 10 वोल्ट डायरेक्ट उसको लगेगा। 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का बैटरी, तो इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा, करंट क्या होता है V डिवाइड बाय R, तो V कितना है 10, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है 7, तो इस ब्रांच से करंट कितना जाएगा 10/7 एम्पियर। इस ब्रांच से कितना जाएगा 10 बाई, इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो वोल्टेज 10, इससे कितना जाएगा 10/3। ओके, चलो नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग ठीक से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट एज्यूम करूँ तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 10 वोल्ट का पॉइंट हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है 10/7, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10/7 इंटू 3 करोगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया 30/7 वोल्ट। तो ये वाला पॉइंट का वोल्टेज कितना है 10, ये वाला जब करंट यहां से यहां गया तो 30/7 का ड्रॉप आ गया, तो बी पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, बी पॉइंट का वोल्टेज हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा 10 में से 30/7 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 40/7 वोल्ट। तो ये आ गया ए पॉइंट का वोल्टेज। बी पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालोगे, करंट कितना जा रहा है 10/3, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आया 10/3 वोल्ट, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना 10, तो 10 में से इतना ड्रॉप आ गया, इतना वोल्टेज घटाना पड़ेगा। सो पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए कितना होगा 10/3, तो ये हो जाएगा 20/3, दोनों पॉइंट का वोल्टेज आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, ये कितना आ जाएगा लगभग ये 6 के बराबर है, और ये 40 है,
तो ये बड़ा है तो वी ए बड़ा है तो वी ए माइनस वी बी करेंगे। सो 20/3 माइनस 40/7, ओके 20/3 माइनस 40/7 करेंगे। तो कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं इसको ठीक से, 40/7 हो जाए 20/3 है, 30 20/3 कैलकुलेशन देखो बराबर है, ओके। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका लगभग मान लो 21, 7 3 21, ये आएगा 140, ये आएगा 120। तो लगभग आपका पोटेंशियल डिफरेंस आया वी ए माइनस वी बी का 20/21 वोल्ट। तो हमने क्या देखा था, क्यू निकाला, क्यू क्या होता है सी वी, कैपेसिटेंस कितना है 6, वोल्टेज डिफरेंस कितना आया 20/21, ओके। तो 20/21 तो 3 7 3 2 2 2 40, तो 40/7 माइक्रो कूलम, यस ए इज अवर आंसर, 40/7 माइक्रो कूलम, 40/7 माइक्रो कूलम, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्या दिया है देखते हैं, ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। हमें वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसकी इक्वेशन दी है ये, और बोला है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल स्पीड पूछा है एट y इज इक्वल टू a/2 पे पूछा है, ओके a/2 पे पूछा है काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। देखो हम जानते हैं एसएचएम में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो होता है हाफ k a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ k x², और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ k a²। ओमेगा जो होता है वो होता है √k/m, ये भी याद रखना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा √a² माइनस x²। ये फॉर्मूलाज है जो अभी हमारे क्वेश्चन में लगेंगे। तो एक बार फॉर्मूला देख लो अच्छे से। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को y एट a/2 पे वैल्यूज पूछे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वेलोसिटी वगैरह क्या होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी बताया था, हाफ k a² माइनस x², x की जगह a²/4 हो जाएगा, बिकॉज आपका जो x मतलब यहाँ पे y होगा, बिकॉज y एक्सिस पे चल रहा है, y दिया है तो x की जगह y होगा a/2। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ k कितना आ जाएगा 3a²/4। तो यहाँ से मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल के आया 3ka²/8, ओके 3ka²/8, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया। जो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इस ऑप्शन में भी है तो डी तो नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ k x², x कितना है, x मतलब y, यहाँ पे y पे चलते हुए दिखा रहा है, तो a/2 तो a²/4 तो ये आ जाएगा ka²/8। पोटेंशियल ka²/8, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 3a²/8 दिया है, ये भी नहीं होगा। और k²/8 मतलब ये ऑप्शन तो पहले डिस्कार्डेड है, मतलब आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज k²/8 k²/4 दिया है, k²/8 देने वाला ऑप्शन यही है। तो बिना भी कैलकुलेट किए हुए हम लोग मेकआउट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि सर ये वी कैसे है, कैलकुलेट करके दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेट करके देता हूँ। वी का फॉर्मूला है ओमेगा √a² माइनस x²। ओमेगा अभी बताया था √k/m होता है, तो √a² माइनस x²। ये रूट अंदर जाएगा तो स्क्वायर बनता है, आप जानते हो कोई भी रूट के बाहर का नंबर अंदर जाता है तो स्क्वायर होके अंदर जाता है, तो ये हो जाएगा √k/m। ओमेगा को k/m इसलिए लिखा बिकॉज ऑप्शन k/m के टर्म में। सो a² माइनस ये कितना, x मतलब y है तो ये कितना आ जाएगा a²/4। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा k/m 3a²/4, राइट। तो 4a² और 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा a/2 √3k/m। तो आप देख सकते हो कि v यहाँ से मैच भी हो रहा है। तो अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। ओके ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा सर्कुलर मोशन से है, बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है। देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है कि एलिवेशन पूछा है, स्पीड दिया है v, व्हाट शुड बी द एलिवेशन ऑफ द ट्रैक। तो देखो ये अगर आपका हॉरिजॉन्टल रोड है तो ये आपकी रोड की विड्थ हो गई, ये आपकी रोड की हाइट हो गई। ये आपकी मान लो कोई कार है, ये उसके व्हील्स है,
तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, ये वर्टिकल है मान लो, ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी आपका एंगल थीटा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, ये mg को बैलेंस करेगा, सो n cos थीटा जो है वो mg के बराबर हो जाएगा, n sin थीटा जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv²/r। इक्वेशन 2 बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। बट ऑप्शन में हम लोग को h निकालना है, तो क्या tan थीटा यहाँ से निकल सकते हैं, यस h/w, सामने वाले साइड पर बाजू वाली साइड, तो h/w इज इक्वल टू v²/rg। तो जैसे h निकल के आ गया ओमेगा v²/rg। तो क्या एलिवेशन आ गया, ओमेगा v²/rg। यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग को क्या पूछा था, विड्थ w दिया था, रेडियस r दिया था, वेलोसिटी v दिया था, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है, इसको हमने फ्रिक्शन कंसिडर किया ही नहीं, और हमें कैलकुलेट करना था एलिवेशन h। तो ऐसे आप इक्वेशन बना के एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है कि अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और बोला क्या है, मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट अगर आपको 60 पे मिल रहा है मतलब ये बैलेंसिंग पॉइंट है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या यूज होता है कि अगर ये आपका विस्टोन्स नेटवर्क है, ये R1 R2 या R3 और R4 है, और अगर ब्रिज बैलेंस है सो R1 अपॉन R2 मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। ये कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पे यूज करते हैं। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो क्या बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस मतलब S डिवाइड बाय 60 मस्ट बी इक्वल टू ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ। लेंथ क्यों ले रहे हैं, रेजिस्टेंस लेना है, बट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, तो रेजिस्टेंस का रेशियो लो या लेंथ का रेशियो लो, बात तो एक ही हो गया, बिकॉज एरिया भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो ये टोटल मीटर ब्रिज में वायर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये लेंथ 40 होगी यहाँ से यहाँ तक, तो कितना लेंगे 60/40, तो S/60 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 60 है, और यहाँ पे कितना लेंगे 40, तो ये आएगा 60/40, तो 0 0 कैंसल, 2 3 जा 2 2 जा, ओके। तो S कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 20 जा 30 जा सॉरी 30 30 90, तो 90 ओम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इस कितना आएगा 90 ओम, 90 ओम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, okay students, so now we are solving next question। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो if the diameter of the earth, अब जैसे यहाँ पे अर्थ बोला है मतलब इतना क्लियर हो गया कि क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है, ओके। सो हमारा स्टेप 1 है कि आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, जैसे हमने किया था। सो इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, डायमीटर हाफ क्या है, तो डायमीटर और रेडियस तो कोई डिफरेंट चीज नहीं होता है, डायमीटर हाफ करेंगे तो रेडियस भी हाफ होगा। तो इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ कीपिंग द मास टू बी कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रखा है, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम्स। सो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। ओके, सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर से है, क्या कंसेप्ट यूज होगा। तो बात चल रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू gm/r²। बट गिवन क्वेश्चन में डायमीटर की बात चल रही है, डायमीटर के बारे में बोला है, तो रेडियस और डायमीटर में सेम ही रिलेशन होता है, तो इसको हम लोग G कैपिटल M d² भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कांस्टेंट आएगा, बट हम लोग को रिलेशन चाहिए, ओके। तो डायमीटर अदा किया है, तो हमें पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी और डायमीटर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो सिंस ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, न्यू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रेविटी
इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 द होल स्क्वायर। इनवर्सली रिलेशन है तो रिवर्स हो जाएगा। सो g2 डिवाइड बाई इनिशियल ग्रेविटी जो है उसको हम लोग g बोल देते हैं। इनिशियल डायमीटर जो है वो d है और नया डायमीटर हाफ हुआ है तो d2 कितना हो जाएगा, d1 का हाफ, तो d1 बाय 2 द होल स्क्वायर। यहाँ से d1 कैंसिल, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। सो न्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनिशियल ग्रेविटी। इसका मतलब डायमीटर हाफ करने के बाद हमें क्या आंसर मिल रहा है कि ग्रेविटी 4 टाइम्स हो रहा है। सो क्या कोई 4 टाइम्स ऑप्शन है? यस, बी ऑप्शन बिकम्स 4 टाइम्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम। तो क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाया हमने, क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, ग्रेविटेशन चैप्टर का बात चल रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसका फॉर्मूला है gm अपॉन आर स्क्वायर। डायमीटर की बात चल रही है तो रेडियस और डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रेडियस की जगह डायमीटर लिख दिया, कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज लास्ट में हम लोग को रिलेशन बनाना है। तो ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। फिर वहां से हमने डायमीटर हाफ किया तो फाइनल डायमीटर इनिशियल डायमीटर का हाफ, डायमीटर कैंसिल, 2 ऊपर गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ग्रेविटी आपका 4 टाइम्स हो गया। सो 4 टाइम्स इज द आंसर। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या बोला, देखो, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स have same dimension. Statement 2, Planck's constant and angular momentum have same dimension. तो हमें ये ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऐसे बोला है। सो लेट्स सी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लीनियर मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या है, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब हमारा टॉर्क ही है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का सिंबल P। देन टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क होता है तो उसको टॉर्क से दिखाया। देन एंगुलर मोमेंटम, का सिंबल L है। देन प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो हर एक के फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो ये होगा r इनटू mv। तो यहां से देखो क्लियर कट, पहला और तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम r इनटू मास इनटू वेलोसिटी। टॉर्क क्या होगा, r इनटू f, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज टॉर्क। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं, उसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस मैच होता है। डायमेंशंस के लिए यूनिट देखना पड़ेगा, यूनिट के लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क की बात करना है। सो लीनियर मोमेंटम और टॉर्क एंड देन एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स कांस्टेंट में देखते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो, रेडियस मतलब मीटर, मास इनटू वेलोसिटी, मास इज केजी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो एंगुलर मोमेंटम का हमारा यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। रही बात जूल इनटू सेकेंड को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो जूल मतलब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू ऑलरेडी सेकेंड है। इसको स्प्लिट करेंगे, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इज केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, ऑलरेडी सेकेंड यहाँ पे है तो सेकेंड कैंसिल, 1 सेकेंड बच गया तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है और एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मैच हो रहा है। इसका मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम जिसका सिंबल L है एंड प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमारा जूल सेकेंड है, दोनों का यूनिट मैच हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है।
स्टेटमेंट 2 क्या था कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, तो दोनों के यूनिट सेम है तो दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम यूनिट सेम डायमेंशन। व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड टॉर्क? सो आप देख सकते हो इसका यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, रेडियस मतलब मीटर, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका फाइनल यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप देख सकते हो कि ये दोनों यूनिट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क, दे डोंट हैव सेम डायमेंशंस बिकॉज यूनिट अलग अलग है, बट एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों के यूनिट सेम है तो दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे। सो विल गो बैक टू क्वेश्चन अगेन, लेट्स सी। स्टेटमेंट 1 क्या था, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायरेक्शन। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी देखा कि दोनों का डायमेंशन अलग है क्योंकि यूनिट अलग है। स्टेटमेंट 2, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज अभी भी हमने देखा। So statement 1 is false and statement 2 is correct. So B is our answer. Statement 1 is false but statement 2 is correct. So this is our correct solution for this question. Let's move for the next question. Okay, now next question, यहाँ पे कुछ डायोड वगैरह बना है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस की बात चल रही है। मतलब डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिफाई करना है हम लोग को कि कौन से चैप्टर से है। तो ये क्वेश्चन हमारा है सेमीकंडक्टर चैप्टर से। सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में डायोड्स दिए गए हैं और हमें बोला है कि विच ऑफ द डायोड इज इन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कब होता है, देखिए ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है। तो अगर पॉजिटिव साइड को हायर वोल्टेज पे लगाएंगे और नेगेटिव साइड को लोअर वोल्टेज पे लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव साइड को लोअर साइड लगाएंगे और नेगेटिव साइड को हायर साइड पे लगाएंगे तो रिवर्स बायस। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, रिवर्स बायस, विच ऑफ द डायोड इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब पॉजिटिव लोअर साइड चाहिए एंड जो नेगेटिव साइड है वो हायर साइड चाहिए। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे जरा ठीक से देखना, पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव +5 वोल्ट, नेगेटिव -11 वोल्ट, तो पॉजिटिव हायर साइड को कनेक्टेड है, नेगेटिव लोअर साइड को कनेक्टेड है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, हमें तो रिवर्स बायस चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव +2 मतलब हायर साइड, नेगेटिव -11 लोअर साइड, पॉजिटिव 0 वोल्ट, ये -11 मतलब ऐसे नहीं कि ये बड़ा है माइनस है, ये पॉजिटिव, ये 0 है लेकिन पॉजिटिव है तो ये हायर साइड हो गया। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में पॉजिटिव +2 वोल्ट है और ये नेगेटिव +4 वोल्ट है, तो ये लोअर साइड है, पॉजिटिव लोअर वोल्ट को कनेक्टेड है और नेगेटिव हायर वोल्ट को कनेक्टेड है। तो कंसेप्ट क्या सीखा था कि अगर पॉजिटिव जो है वो लोअर वोल्ट को कनेक्ट होगा और नेगेटिव हायर वोल्ट को कनेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी t = 0 पे phi है और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 होगा तो उसका स्पीड पूछा है। तो जब भी स्पीड टाइम की बात चलती है मतलब क्वेश्चन काइनेमेटिक्स चैप्टर से होता है। हम जानते हैं काइनेमेटिक का इक्वेशन v bar = u bar + at होता है। ओके, गिवन क्वेश्चन में हमें बोलना है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो phi है, तो बताओ कि उसका वेलोसिटी कितना होगा जब उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 16 होने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है और एक इक्वेशन होता है s bar = u bar t + ½ a bar t²। ये वाला इक्वेशन हम लोग x एक्सिस लगाएंगे। ओके, सो s along x axis, u along x axis, a along x axis। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी along x axis? phi, तो यहाँ पे phi = phi t + ½। What is acceleration along x axis? 3, along y axis 4। ये acceleration के दो कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे 3 आएगा into t²। और आपका कितना होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट? 60। तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 32 = 10t + 3t²। तो ये वाला इक्वेशन में अगर आप t को 2 डालोगे, देखो t को 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर 4 × 12, तो यहाँ पे 12 आ गया
और t को 2 डालोगे तो 20 प्लस 12 32 सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है when time t equal to 2 सेकंड है, when time t equal to 2 सेकंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x एक्सिस वो मैच हो रहा है 16 से। तो हम लोग ये टाइम पे हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v bar is equal to u bar plus a bar t। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, phi i cap, तो यहां पे लिखूंगा phi i cap अलोंग वेक्टर बनाएंगे। एक्सीलरेशन का वेक्टर कितना दिया है 3i cap plus 4j cap, तो यहां पे लिखेंगे 3i cap plus 4j cap। टाइम आपको दिया है 10 निकल गया हमका 2। तो यहां से v bar is equal to phi i cap plus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6i cap plus 8j cap, 3 plus 11 11i cap plus 8j cap। तो ये हमारा वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। स्पीड पूछा है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के हमने वेक्टर में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग को निकालना है तो रूट ऑफ x एक्सिस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड y एक्सिस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 121 प्लस 64, सो लगभग ये आ जाएगा 185 के आसपास। रूट 185 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्पेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, सर्कुलर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। स्पेरोमीटर का यूज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्पेरोमीटर का यूज हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आउट ऑफ एयर एंड लिक्विड व्हिच इज मोर विस्कस, विस्कस मतलब विस्कोसिटी का सवाल है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। विस्कस का मतलब लिक्विड में, विस्कस मतलब सॉलिड में फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं एयर और लिक्विड में से फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर। सो आउट ऑफ एयर एंड लिक्विड व्हिच ऑफ द सब्सटेंस हैव मोर विस्कस, तो दोनों का विस्कोसिटी सेम होगा नहीं, दोनों में से लिक्विड सबसे ज्यादा विस्कस होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर EMI मतलब electromagnetic induction. Let's see how to solve this question. A metallic frame given by dimension area vector 60 डिग्री। आप देखो ये मेटालिक फ्रेम है 2.5 मीटर का और ये 2 मीटर का। उसका एरिया वेक्टर दिया है आपको, b दिया है 4 टेस्ला, एंगल 60 दिया है। is taken out of the field in 10 सेकंड, find the EMF induced। EMF पूछा है, ठीक है। तो EMF क्या होता है, कांसेप्ट क्या लगेगा जरा देखते हैं इस सवाल में। EMI का सवाल है। EMF क्या होता है, EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt। कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है, 10 सेकंड में। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा। ओके, फाइनली क्या हुआ है, वो मैग्नेटिक टेकन आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके गए, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 हुआ है। तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा आपका 0 वेबर। इनिशियल फ्लक्स क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हां इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। BA cos का B कितना दिया है 4, एरिया कितना लेंगे 2.5 into 2 दैट इज 5 into cos ऑफ एंगल कितना है आपका 60, cos 60 कितना होता है हाफ, तो हाफ एंड 4 कैंसिल 2, 5 2 जा 10। तो इनिशियल फ्लक्स आपका 10 वेबर है, फाइनल फ्लक्स 0 वेबर है, तो चेंजिंग फ्लक्स आपका कितना निकल के आ गया 10 - 0 दैट इज 10 वेबर। अब कितने टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है, 10 सेकंड में। तो चेंजिंग फ्लक्स 10 कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो 10 10 कैंसिल, कितना ईएमएफ जनरेट हो गया 1 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो गया। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर for this question. Question is from EMI chapter. Let's move on for the next question. Okay, a particle is moving in one dimension. Its displacement आपको इस रिलेशन से दिया है, उसका displacement
और पूछा है कि उसका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे होगा। तो अगेन काइनेमैटिक्स का सवाल है, आपको डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी पूछा है, काफी इजी सवाल कैटेगरी में आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट देके जब वेलोसिटी पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दिया है इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है। पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है और हम लोग को पूछा है कि उसका वेलोसिटी बताइए एट t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो अगेन आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। वेलोसिटी टाइम की बात चल रही है, मतलब क्वेश्चन वन डायमेंशन काइनेमैटिक्स का ये क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है? s = 2t² + 5, हमें वेलोसिटी पूछा है 1 सेकंड पे। डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 4t + 0, तो ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 4t। कितने, अभी ये वेलोसिटी ऐसे फंक्शन पे आ गया, कब ये वेलोसिटी निकालना है? t = 1 सेकंड पे ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो t के जगह 1 डालो, 4 × 1 is 4। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 मीटर पर सेकंड। Let's see next question. क्या है next question? Next question please. Okay, this question, a sphere of small size is at the bottom of the lake at depth 100 meter due to pressure, its fractional change in volume. Fractional change in volume की बात चल रही है, bulk modulus की बात चल रही है, मतलब this question is from elasticity chapter, mechanical properties of solid. Okay, let's see how to solve this question. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। बल्क मॉड्यूलस अगेन ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बल्क मॉड्यूलस k = dp डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये निकालना है। सो डेल्टा v by v = चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय k। अब प्रेशर जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक हाइट नीचे होता है तो वहां पर प्रेशर होता है h rho g। तो प्रेशर होगा आपका h rho g इनटू बल्क कांस्टेंट h कितना दिया है? 200 मतलब 2 × 10⁻²। डेंसिटी दिया है, कैलकुलेट और बोला है कि लेक मतलब पानी है, वाटर का डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, 1000 मतलब 10⁻³ होता है। ग्रेविटी को हम लोग 10 ले लेते हैं, k कितना दिया है हम लोग को? k दिया है 5 × 10⁻12। सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। h दिया है 200, डेंसिटी 10⁻3, ग्रेविटी 10 दे दिया भी है 10, k दिया, तो ये 10⁻1, तो 4 और ये 2 6। सो 2/5 मतलब कितना? 0.4 × 10⁻, ये 6 और 12 ऊपर आएगा तो -6, लेकिन ऑप्शन में देखो मतलब अल्फा × 10⁻⁻7 में एक्सप्रेस करना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 एक पॉइंट आगे लेके जाते हैं, तो 4 × 10⁻⁷। तो अल्फा × 10⁻⁷ से कंपेयर करेंगे तो हमारा अल्फा निकल के आ गया 4। तो आंसर फॉर दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चन इज 4।